नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थी। और इसका इतिहास वो तो और भी ज्यादा रहस्यों से भरा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? वो है इसके विशाल दरवाजे, जिन्हें एक सदी से भी ज्यादा समय से पूरी तरह सील करके रखा गया है। जरा सोचिए, साल था 1903। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जे. बर्डिलिन अचानक अपनी एक टीम के साथ ओडिशा के इस मंदिर में पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं और फिर उन्होंने इसके मुख्य असेंबली हॉल के अंदर आखिर ऐसा क्या खौफनाक मंजर देख लिया कि उन्होंने तुरंत उसे लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर देने का आदेश दे डाला। और बात सिर्फ रेत भरने तक ही नहीं रुकी, उन्होंने इसके चारों दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की दीवारों से सील भी कर दिया। ऐसा क्या था वहां? तो आइए द सील्ड टेम्पल मिस्ट्री यानी 120 सालों से रेत के अंधेरे में दबे इस मंदिर के रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले माइथोलॉजी वर्सेस हिस्टोरिकल फैक्ट यानी इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे सांब पुराण। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी का भयानक श्राप मिला था। उस श्राप से बचने के लिए सांब ने 12 साल तक कड़ी तपस्या की, सूर्यदेव ने उन्हें ठीक किया और उसी के आभार में सांबनीय मंदिर बनवाया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ठोस इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है। ऐतिहासिक पन्ने साफ बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में यानी 1238 से 1264 ईस्वी के आसपास गंग वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए नरसिंह देव प्रथम। उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन और एक ग्रैंड विजय स्तंभ के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम इसके सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंजीनियरिंग एंड सैक्रिफाइस, यानी इसकी प्राचीन इंजीनियरिंग और इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा बलिदान। इस पूरी कहानी में ये 12 का आंकड़ा ना बहुत अहम है। पता है क्यों? क्योंकि इतने विशाल और अकल्पनीय ढांचे को खड़ा करने में पूरे 12 साल का लंबा वक्त लगा था। और बात सिर्फ 12 साल के समय की नहीं थी। राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य के 12 सालों का जितना भी रेवेन्यू था, जो भी पैसा था, वो सब का सब सिर्फ इसी एक महाप्रोजेक्ट में झोंक दिया था। आप बस इसके स्केल की कल्पना करके देखिए। और इसे बनाया किसने? मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त से चुनकर लाए गए 1200 सबसे बेहतरीन कारीगरों ने। इन 1200 कारीगरों ने दिन रात एक करके उन बेजान भारी पत्थरों को तराशा और इस विश्व स्तरीय अजूबे को खड़ा किया। लेकिन इन कारीगरों के सामने एक ऐसी चुनौती आई जो जानलेवा साबित हुई। मंदिर लगभग तैयार था, बस इसके शिखर पर एक 52 टन का भारी भरकम चुंबक स्थापित करना था। सभी 1200 कारीगर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी इसमें फेल हो रहे थे। राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने धमकी दे दी कि अगर सुबह तक काम नहीं हुआ तो सबका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब एंट्री होती है मुख्य वास्तुकार के 12 साल के बेटे धर्मपद की। उस छोटी सी उम्र में अपनी लाजवाब इंजीनियरिंग समझ से उस बालक ने रात के अंधेरे में ही उस 52 टन के चुंबक को एकदम सही जगह फिट कर दिया। लेकिन उन 1200 कारीगरों की जान बचाने और राजा के गुस्से से उन्हें दूर रखने के लिए उस वीर बालक ने मंदिर के शिखर से नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। धर्मपद के उस बलिदान के बाद जो मंदिर बनके तैयार हुआ, वो तकनीक के मामले में सचमुच अपने समय से बहुत आगे था। सोचिए, उस दौर में ना तो आज जैसा कोई सीमेंट था, ना ही बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें। फिर भी उन्होंने इतने विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की मोटी पट्टियों और क्लैंप्स का इस्तेमाल किया। इसे हम आज आयरन लॉक सिस्टम कहते हैं। ये इतना मजबूत था कि बिना 1 ग्राम सीमेंट के इसने सदियों तक इस ढांचे को भयानक समुद्री तूफानों और भूकंप के झटकों से बचा के रखा। कमाल है ना? चलिए अब बात करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द सन चैरियट की। आखिर इस सूर्य रथ के डिजाइन में ऐसा क्या खास है? इस पूरे मंदिर को एक विशाल रथ का आकार दिया गया है, जिसमें 24 पहिए लगे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये 12 जोड़े साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पहियों में जो 8 बड़ी तीलियां हैं, वो दिन के 3-3 घंटे के अंतराल को बताती हैं।
और सबसे अमेजिंग बात, इन तीलियों के बीच में जो बारीक सी जगह छोड़ी गई है ना, आप सिर्फ उनकी परछाई देखकर सटीक समय का पता लगा सकते हैं, वो भी एकदम 3 मिनट की एक्यूरेसी के साथ। बस आपको इसे घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना होता है। ये आज भी किसी हाइपर एक्यूरेट सनडायल की तरह बेहतरीन काम करते हैं। और इस भव्य रथ को खींचने के लिए आगे 7 घोड़े बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि 7 घोड़े तो हफ्ते के 7 दिन बताते हैं, राइट? बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये सूर्य की रोशनी में मौजूद 7 रंगों का भी प्रतीक हैं। आज का हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी, लेकिन 13वीं सदी में बना ये मंदिर साफ साफ बता रहा है कि हमारे पूर्वज न्यूटन से भी 400 साल पहले इस एडवांस्ड फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे। लेकिन इन सब में अगर कुछ सबसे ज्यादा जादुई था तो वो था मैग्नेटिक लेविटेशन। आसान भाषा में कहूं तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से किसी चीज को हवा में तैराना। कहा जाता है कि कोणार्क के गर्भगृह में भगवान सूर्य की अष्टधातु से बनी एक विशाल मूर्ति थी जो बिना किसी स्टैंड या सहारे के हवा में बिल्कुल तैरती रहती थी। अब ये कोई जादू टोना नहीं था। शिखर पर लगा वो 52 टन का मेन चुंबक और बेस के पत्थरों में लगी लोहे की प्लेट्स, इन दोनों ने मिलकर एक इतनी ताकतवर डायमैग्नेटिक फील्ड तैयार की थी कि मूर्ति गुरुत्वाकर्षण को मात देकर हवा में एकदम स्थिर रहती थी। लेकिन अफसोस, ये शानदार दौर हमेशा नहीं रहा। आइए देखते हैं इन्वेजन्स एंड द ब्लैक पगोडा, यानी कैसे इस अद्भुत ढांचे के पतन की शुरुआत हुई। साल 1568 में कुख्यात जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर पर एक बहुत ही भयानक हमला किया। उसने इसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उस बेजोड़ आयरन लॉक सिस्टम के कारण वो इसे पूरी तरह से मलबे में नहीं बदल पाया। हाँ, उसने मंदिर को बहुत गहरा नुकसान जरूर पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो तब शुरू हुई जब 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों की नजर इस जगह पर पड़ी। उन पुर्तगाली नाविकों ने इस मंदिर को एक बड़ा ही डरावना नाम दिया था, द ब्लैक पगोडा। कारण क्या था? दरअसल मंदिर के शिखर पर लगा वो 52 टन का विशाल चुंबक इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसका असर गहरे समंदर तक होता था। जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता, उनका नेविगेशन कंपास अचानक से काम करना बंद कर देता था। जहाज चुंबकीय खिंचाव में फंसकर चट्टानों से टकराते और डूब जाते। अपने समुद्री व्यापार और जहाज़ों को बचाने के लिए उन पुर्तगालियों ने मंदिर पर धावा बोला और उस 52 टन के मेन चुंबक को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। और पता है क्या हुआ? जैसे ही वो चुंबक वहां से हटा, पूरे मंदिर का बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गया और यह शानदार ढांचा ढहने लगा। और अब आते हैं आज के दौर पर, अनसीलिंग द मॉडर्न मिस्ट्री, यानी कैसे आधुनिक विज्ञान इन सील किए गए दरवाजों का सच सामने ला रहा है। दशकों के लंबे इंतजार और खामोशी के बाद अब फाइनली कुछ बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। दिसंबर 2025 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और IIT मद्रास मिलकर इस मंदिर में बहुत ही सेंसिटिव कोर ड्रिलिंग शुरू कर रहे हैं। उनका मेन टारगेट ये समझना है कि 120 साल पहले जो लाखों टन रेत अंदर भर दी गई थी, क्या अब उसे ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। और इसी शुरुआती जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। 13.5 मीटर, जी हाँ, 1903 में जो रेत मंदिर की छत तक बिल्कुल ठसाठस भरी गई थी, आधुनिक जांच से पता चला है कि वो रेत अब अंदर 13.5 मीटर तक नीचे बैठ चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मंदिर के अंदर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा बन गया है। क्या वहां उस घने अंधेरे में कुछ ऐसा है जिसे 1 सदी से किसी भी इंसान ने नहीं देखा? और बस यही बात हमें आज के हमारे सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब ये रेत पूरी तरह से हटा ली जाएगी और 120 से ज्यादा सालों के बाद जब वो सील किए गए दरवाजे आखिरकार खुलेंगे, तो हमें अंदर कौन सा खोया हुआ ज्ञान मिलेगा? क्या वो सिर्फ एक खाली कमरा निकलेगा, या फिर प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य बाहर आएगा जो आज की आधुनिक दुनिया को भी हैरान कर देगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और खोज की ये रोमांचक यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी।